तो आज सबसे पहले किनसे पूछा जाए? चलिए हैप्पी राज बताएंगे सबसे पहले आज फॉर्मूला। माइक ऑन कर लिया अपना। चलिए आप बताइएगा, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल का जो पीवी ग्राफ है उसमें किसका ग्राफ मोर स्टीपर होता है? बोलिए जल्दी से। एडियाबेटिक और आइसोथर्मल ग्राफ में किसका ग्राफ जो होता है मोर स्टीपर होता है? आइसोथर्मल का। यही याद किए हैं? किसका ग्राफ ज्यादा खड़ा होता है ये बताइए। एडियाबेटिक का। तो स्टीपर मतलब खड़ा ग्राफ होता है, ठीक है। स्टीपर का मतलब ही होता है ग्राफ खड़ा। चलिए आप अपना आप कट कीजिए। आस्था कुमारी बताएंगे। आस्था। यस सर। चलिए आप बताइएगा, एक्सपेंशन के केस में सबसे ज्यादा वर्क डन किसका होता है जब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो? एक्सपेंशन के केस में ये इंडिया पिछले क्लास में ये सब ट्रिक लिखाए थे। यस सर। एक्सपेंशन के केस में इनिशियल और फाइनल अगर सब कुछ सेम हो तो किस प्रोसेस का वर्क डन सबसे ज्यादा होता है? इंडिया नहीं इंडिया। चलिए अपना माइक आप ऑफ कीजिए, दूसरे से पूछते हैं। यही क्वेश्चन दूसरे से भी रहेगा। दिलखुश कुमार आप बताइए। चलिए माधुरी कुमारी बताएंगे। एलयू बराबर सर सेम फॉर जो है ऑल प्रोसेस, ये वाला। हाँ हाँ, वर्क डन का ग्राफ पर बताए थे। चलिए माधुरी आप बोलिए। सर सबसे ज्यादा आइसोबारिक का होगा, फिर आइसोथर्मल का, फिर एडियाबेटिक का। सबसे ज्यादा क्या होगा? आइसोबारिक का वर्क डन होगा, और उसके बाद होगा एडियाबेटिक का, और तब आइसोथर्मल का होगा। ठीक है, ये तीन प्रोसेस में ही मेनली होता है, क्योंकि आइसोकोरिक में तो वर्क डन होता ही नहीं है। वही कंप्रेशन के केस में फिर से पूछ रहे हैं, वही कंप्रेशन एक्सपेंशन का केस था ये। अब की बार कंप्रेशन के केस में सबसे ज्यादा वर्क डन किसका होगा? जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे। चलिए आकांक्षा बताएंगे। चलिए वो नहीं बताएंगे। खुशी कुमारी बताएंगे। कंप्रेशन के केस में यदि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो तो किस प्रोसेस का वर्क डन सबसे ज्यादा होता है? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक, वेरी गुड। और सबसे कम किसका होता है? आइसोथर्मल। ना, इसमें गलत है। आइसोबारिक में होता है। वो ग्राफ सबसे नीचे चला जाता है, देखते हैं, दो ग्राफ बना करके सब बता रहे थे पिछले क्लास में। चलिए मिन्नी कुमारी अब आपकी बारी है। यस सर। चलिए आप बता दीजिए केवल ये कि हीट सप्लाई, सॉरी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बताना आपको एडियाबेटिक प्रोसेस में। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा? एनसीवी डेल्टी नहीं बोलना है सर। पी बोलिए जल्दी से। है सर P2 V2 माइनस P1 V1 गामा -1। चलिए ठीक है। चलिए तो अब आप लोग माइक ऑफ कीजिए, हम क्वेश्चन बताते हैं। देखिए हम कहते हैं कि बार बार क्लास छूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास कर सकते हैं दोबारा, है ना। टर्म को याद रखिएगा, काम निकल जाएगा आपका। चलिए आगे क्वेश्चन बताते हैं। 10 नंबर तक बता दिए थे, 11 नंबर से बताना है। आज इसका समाप्त कर देंगे, फिर थ्योरी भी अभी बाकी है इसमें, है ना, बहुत सारा चीज अभी बाकी है इसमें। फिर असाइनमेंट का क्वेश्चन जो होगा, जेईई मेन नीट का क्वेश्चन होगा, पहले इसका बता देते हैं पूरा।
देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कहता है, कहता है अ गैस इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस ABCA एज शोन इन फिगर। तो एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में ग्राफ जो है आपका कौन सा ग्राफ दिया हुआ है, देख लीजिए आपका PV ऐसे दिया है, VP ग्राफ दिया हुआ है, वॉल्यूम जो है आपका CC में है, इस बात की है दिया हुआ, और पास्कल किलो पास्कल में है ये, और एक ग्राफ इस तरह से बनाया हुआ है जो देख लीजिए ध्यान से अच्छी तरह से, ऐसे है, और फिर आपका A, B और C लिखा हुआ है। ग्राफ में एरो जो है देखिए इस तरह से दिया हुआ है, मतलब साइक्लिक है जो एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पर AC लाइन के जस्ट नीचे दिया हुआ है 100, यहाँ पर दिया हुआ है आपका 200, और यहाँ पर दिया हुआ है आपका 500, और यहाँ पर दिया हुआ आपका 700, CC में सब दिया हुआ है। कहता है गैस इज टेकन थ्रू साइक्लिक प्रोसेस ABC shown in the figure, a 2.4 calorie of heat is given to the process। यानी इस प्रोसेस में जो हीट सप्लाई किया गया डेल क्यू, जो हीट सप्लाई किया गया डेल क्यू सप्लाई जो किया गया वो जो है आपका 2.4 कैलोरी है। क्या है, 2.4 कैलोरी है। तो कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे, जे का वैल्यू क्या होगा। तो जे फैक्टर है, जूल्स फैक्टर इसको कहते हैं। देखिए ये चीज पहले नहीं बताया था, याद कर लिए, जे है जो जूल्स फैक्टर है, यानी कि जे जो है जूल्स फैक्टर है, इसका फॉर्मूला होता है हीट सप्लाई इन जूल बाय हीट सप्लाई इन कैलोरी, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा, जूल्स फैक्टर का ये फॉर्मूला होता है, ये याद कर लीजिए। तो हीट सप्लाई इन कैलोरी आपको दिया हुआ है, आपको हीट सप्लाई इन जूल निकालना है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको बनाने का तरीका क्या है। अब ये तो क्वेश्चन में दे दिया था, ये निकालना है, तो अब ग्राफ में आइए, ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या जीरो होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं होता है। तो आप लिख सकते हैं एबव ग्राफ इज अ साइक्लिक इसलिए डेल यू जो होगा आपका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। डेल यू क्या हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी जो है आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है आपका जीरो हो जाएगा, यानी कि ये नहीं होगा। तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होगा, यानी हीट सप्लाई जो होगा यहाँ पर वह वर्क डन के बराबर होगा। और वर्क डन जो होता है यहाँ पर याद कीजिए साइक्लिक प्रोसेस में, एरिया अंडर कर्व, मतलब सिर्फ एरिया आपको इसका निकालना है, बस इतना ही दूर का एरिया निकालना है, ये याद रखिएगा, इतना ही दूर का एरिया जब साइक्लिक हो तो, नहीं तो सीधा साइक्लिक ग्राफ नहीं रहता है, तो एक एंड से वॉल्यूम पर और दूसरे एंड से वॉल्यूम पर लाते हैं परपेंडिकुलर, उसी का निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब इसका सिर्फ एरिया निकालिएगा, तो वर्क डन बराबर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, हाफ इनटू बेस। तो बेस तो यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, तो 500 से 700 है, इसलिए 200, और सीसी है इसलिए 10 टू पावर -6, सीसी है इसलिए 10 टू पावर -6, और 100 से 200 तो 100 है, और किलो पास्कल है इसलिए 100 हुआ, और किलो पास्कल है इसलिए 10 टू पावर 3 हो गया। देखिए 2 0 और 2 0, 4 और 3 7, यहाँ से चला गया, तो आपका बच गया डेल डब्ल्यू बराबर 20/2 यानी 10 जूल। इसलिए डेल क्यू जो होगा इन जूल में वो क्या हो गया, डेल डब्ल्यू के बराबर है, यानी 10 जूल हो गया। इसलिए जूल्स फैक्टर बराबर हो गया हीट सप्लाई इन जूल 10। अब ये कितना था आपका 2.4 था, इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो 4.18 या 19 के आसपास आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। सभी लोग को बात समझ में आ गया, बोलिए जल्दी से। और या किन्हीं को थोड़ा बहुत भी कष्ट है
तो देख लीजिए बोर्ड पर सब कुछ दिख रहा होगा, है ना। हमको बता सकते हैं कि क्या कष्ट है आपके पास जो। देख लीजिए कोई कष्ट है तो बता दीजिए। ऐसे 4.17 इस शायद आएगा, है ना। 4.17 इसको जूल्स फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल्स फैक्टर। और यही तो आप याद करते हैं कि 1 कैलोरी में 4.18 या 4.17 जो जूल होता है, यही आप याद करते हैं। इसे जूल्स ने ही कहा था। यानी कि इस देखिए एक्सपेरिमेंट क्या था वो समझ लीजिए जूल्स फैक्टर में। यानी कि हीट एनर्जी को सबसे पहले हम लोग एक अलग फिजिकल क्वांटिटी मानते थे, उसको एनर्जी नहीं मानते थे। जब एनर्जी नहीं मानते थे तो सबसे पहले इस चीज को मतलब कि मैथमेटिकली जो समझाने का कोशिश किया गया था वो कैलोरी के द्वारा गया था। इसलिए उसने हीट को एक अलग यूनिट फिजिकल क्वांटिटी माना था, इसलिए उसका यूनिट वो कैलोरी रख दिया। लेकिन बाद में जूल्स नाम के साइंटिस्ट ने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि नहीं, हीट भी जो है एक एनर्जी का फॉर्म है। तब उसको, अब क्योंकि कैलोरी का भी बहुत बड़ा योगदान था तो इसलिए उसको भुलाया नहीं जाए, इसलिए उसका कन्वर्शन फैक्टर निकाला। और वही जूल्स फैक्टर है जो हम लोग रखते हैं, याद करके रखते हैं। बहुत पहले से आप जानते हैं कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.2 या 4.18 जो होता है वही आंसर आता है लगभग एवरेज में। तो सर नेक्स्ट प्रोल, हाँ बोलिए। हेलो सर, तो जूल फैक्टर वैरी नहीं करता है? वैरी तो करेगा, एवरेज वैल्यू है ना। हम तो बोले ना कि एवरेज वैल्यू 4. देखिए वैरी ऐसा नहीं करता है, जो ओरिजिनल आ गया है वो वैरी नहीं करेगा, लेकिन आता है 4.1899 करके इस तरह से ऑप्शन जब आता है तो उसको 4.2 हम लोग जनरली लेते हैं। लेकिन अब एससी वर्मा ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग निकालते कैसे हैं, तो उसी को निकालने के लिए देखिए 4.17 इसमें ऑप्शन आया है। अगला क्वेश्चन में 4.19 आएगा, मतलब एवरेज वैल्यू हम लोग 4.2 ही लेके बनाते हैं। ठीक है, यस सर। देखिए 12 नंबर में कहता है सबस्टांस इज टेकन थ्रू ए प्रोसेस एबीसी एज द शोन इन द फिगर। फिर इसमें पीवी ग्राफ अब की बार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पीवी ग्राफ दिया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से। अब ग्राफ में जो दिया हुआ है इस तरह से दिया हुआ है, डाटा ऐसे दिया हुआ है, देखिए एरो इसी तरह से, देख लीजिए ध्यान से। और एबीसी भी लिखा हुआ है, एबीसी भी लिखा हुआ है। अब ग्राफ के जस्ट ए के नीचे जो दिया हुआ है, अब की बार वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में है। क्या चीज में है? मीटर क्यूब में है। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये 0.02 है, जबकि इसके नीचे देखिए आपका 0.05 है। बोर्ड पर ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आए तो हमको बोलिए। और देखिए इसके सामने जो है आपका 200 है, और ये किलो पास्कल में ही है, ये किलो पास्कल में ही है ग्राफ में। अब देखिए ध्यान से, ये है जो आपका 300 है, इसके सामने जो है आपका क्या है? 300 है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो बात को समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो क्या होता है, देख लीजिए ध्यान से। कहता है सबस्टांस टेकन थ्रू प्रोसेस एज शोन इन द फिगर इफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सबस्टांस इंक्रीज बाय 500 जूल। आप बताइए डेली यू अगर इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब प्लस होगा 5000 जूल। डेली यू अगर इंक्रीज कर रहा है तो प्लस में होगा 5000 जूल। एंड हीट इतना कैलोरी गिवन टू, और हीट जो है, हीट सप्लाई किया गया है। हीट सप्लाई जो है वो कैलोरी में दिया हुआ है 2625 कैलोरी, इतना दिया हुआ है। तो फिर से कहता है जे फैक्टर निकालिए। तो देखिए पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? तो कोई अंतर नहीं है। पिछला क्वेश्चन में साइक्लिक था तो डेल यू नहीं दिया था, इसमें साइक्लिक नहीं है तो डेल यू दे दिया है। यानी कि आपको फिर से वर्क डन पहले ही निकालना पड़ेगा। तो वर्क डन निकालिएगा इस प्रोसेस में। तब देखिए इसका तो वर्क डन होगा नहीं, यानी कि डेल डब्ल्यू जो निकालिएगा आप किसके किसके का? ए बी सी का। तो ए बी सी प्रोसेस का निकालिएगा, तो डेल डब्ल्यू ए बी का निकालिएगा और प्लस डेल डब्ल्यू किसका? बी सी का निकालिएगा। और ये वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका तो वर्क डन होगा नहीं, बात पहले समझ गए हैं। तो आने की वर्क डन निकालने के लिए सिर्फ ये एरिया निकालना पड़ेगा आपको। तो वर्क डन जो हो जाएगा आपका, इसका निकालिएगा
तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 0.03 है और मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर क्यूब में तो बदलने की जरूरत नहीं है। और इनटू यहाँ से यहाँ तक जो है आपका 200 है, यानी 300 ही डाटा फालतू में आया है, 200 है। और 200 जो है आपका 200 क्या है, किलो पास्कल में है। किलो का मतलब 3 जीरो हो गया, तो ये 2 जीरो इससे गायब हो गया, यानी 6000 आपका क्या आ गया, जूल आ गया वर्क डन। और आपको बताते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होगा आप ही समझिए। डेल क्यू बराबर होगा डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होगा। अब डेल क्यू जो है आपका यहाँ आ जाएगा कितना, 5000 जूल पहले से दिया हुआ था प्लस में। अब वर्क डन भी पॉजिटिव आया क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंस किया था 6000 जूल, यानी कि डेल क्यू जो हो गया आपका हीट सप्लाई जो हो गया इसमें 11000 जूल हो गया। अब आपको जे फैक्टर बराबर क्या होता है, डेल क्यू जो होता है क्या है, जूल में, और डेल क्यू जो क्या होता है, कैलोरी में। तो अब देखिए जे फैक्टर बराबर क्या लिखिएगा, 11000 और डिवाइडेड बाई कितना, 2625, यानी 2625 यानी 4.19 आपका आ जाएगा फैक्टर। इसका यूनिट नहीं होगा क्योंकि दोनों एनर्जी का है वो कैंसिल हो रहा है ना, उतना आपका 4.19 हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, देख लीजिए ध्यान से, अच्छी तरह से देख लीजिए, कहीं कोई कष्ट है किन्हीं को तो हमसे पूछ सकते हैं, बशर्ते कि आप लोग फार्मूला वगैरह थोड़ा याद करके बैठिए, थ्योरी लर्न करके बैठिए, उसमें कभी कष्ट आपस में मत पहुंचाइए। हाँ बोलिए, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं। डेल यू ना 5000 था। हाँ डेल यू 5000 था, तो 5000 आप प्लस 6000 वर्क डन निकाले थे अभी। डेल क्यू बराबर होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, दोनों को जोड़िए 11000 आ गया, तो 11000 बटा इतना 4.19 आ गया। और किन्हीं को कोई कष्ट कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट प्रॉब्लम 13 नंबर। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, तो बिल्कुल कष्ट नहीं होगा, इतना आप समझ सकते हैं। देखिए अब बात समझिएगा 13 नंबर में क्या कहता है। 13 नंबर में भी एक ग्राफ है, 13 नंबर देख लिए ध्यान से, 13 नंबर, 13 नंबर का जो ग्राफ है वो आपका वीपी ग्राफ है, फिर से उल्टा ग्राफ दिया और वीपी ग्राफ है। और इधर वॉल्यूम जो है सीसी में है और प्रेशर जो है किलो पास्कल में है। एक ग्राफ है जो सिर्फ ऐसा दिया हुआ है, मतलब इस तरह से दिया हुआ है बस, और एरो ऐसे दिया हुआ है। इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम क्या है, बी है। चलिए मधु प्रिया बोलेंगे ये कौन सा प्रोसेस है, जल्दी से प्रोसेस सब लोग सोच लीजिए, कौन सा प्रोसेस है जो, ये प्रोसेस आपको सोचना पड़ेगा। देखिए इसके सामने तब तक हम डाटा लिख रहे हैं 500 है, इसके सामने जो है आपका 200 है, और इसके सामने यहाँ पर, इसके सामने यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है 100 और 250 है। चलिए कोई नहीं बताएंगे, नो प्रोसेस। चलिए नो प्रोसेस, यानी कोई प्रोसेस नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं होता है। तो चलिए, लेकिन जो कहता है निकालने के लिए, कहता है 70 कैलोरी ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गैस। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 70 कैलोरी हीट जो है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, 70 कैलोरी हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिस्टम। डेल क्यू प्लस लेंगे कि माइनस, बोलिए जल्दी से। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिस्टम है, माइनस सर, माइनस लेंगे क्योंकि सिस्टम से बाहर निकला इसलिए माइनस लेंगे। ठीक है, अब कहता है कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस निकालना है कि क्या होगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखिए, एक तो कैलोरी में दिया हुआ है
सबसे पहले तो हमको जूल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। तो डेल क्यू जो होगा -70 गुने 4.2, यानी एक जीरो तो गायब हो गया, 7 दूनी 14, एक हो गया, और 100 चौका 28, 7 दूनी 14 1 और 29, इतना हो गया आपको जूल। क्योंकि उसके बिना तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, कैलोरी में तो आप बना ही नहीं सकते क्वेश्चन को। अब देखिए वर्क डन पहले निकाल लेते हैं। तो डेल डब्ल्यू बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ पीवी ग्राफ। देखिए एरिया पे इसका जो है वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये बताइए आप लोग एरो देख करके। देखिए फिर से होगा सर। और देखिए नेगेटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है, देख लीजिए। और हम बार बार कहते हैं जिधर वॉल्यूम है उधर परपेंडिकुलर डाल करके एरिया निकाला जाता है, मतलब इधर का एरिया निकलेगा, ये वाला एरिया निकलेगा पूरा। और ये एरिया आपको ट्रेपीजियम के जैसा दिख रहा है, इसलिए हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम। तो पैरेलल साइड ये हुआ और ये हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ तक 500, यहाँ से यहाँ तक 200, तो यानी 700 और गुने 10 टू पावर 3 हो गया। देखिए 700 कैसे हो देख लीजिए फिर से, नहीं तो फिर आप सोचते रहिए कहाँ से आ गया। यहाँ से यहाँ तक 500, यहाँ से यहाँ तक 200, तो पैरेलल साइड का सम तो 700, और किलो पास्कल में था इसलिए किलो। और ये डिस्टेंस जो है 100 से 250 यानी 150, 150 क्या चीज में है आपका, सीसी में है। तो 10 टू पावर -6 कीजिएगा, तो देखिए 3 0 और 2 5 0 और 1 6 0, तो गायब हो गया। अब 15 गुने 7 अब बाई 2 बचा हुआ है, तो देख लीजिए कितना होगा, 105 अब बाई 2 ना, देख लीजिए ध्यान से। अच्छा ठीक है, आ गया ना, देख लीजिए। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, तो ये हो गया 5 फिर 2.5 जूल हो गया, देख लीजिए इतना जूल आपको वर्क डन आ गया। और आपको क्या कहता है निकालने के लिए, इंटरनल एनर्जी। तो और इसका वर्क डन जो है निगेटिव है, क्यों, क्योंकि वर्क डन निगेटिव क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम जो है आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आपका डेल क्यू इक्वल टू होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। और डेल क्यू दिया हुआ है 294, वो भी माइनस में, और ये भी माइनस में है, इक्वल टू डेल यू आप प्लस, और डेल डब्ल्यू है -52.5 है, ये आके इधर प्लस हो जाएगा। डेल यू बराबर होगा -294 और प्लस 52.5, माइनस कर लीजिए इसमें से इसको, तो देखिए 0.5 का 0.5 रह जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा, और 9 में से 5 जाएगा तो 4 होगा। इतना जूल आ गया आपको, ठीक है, क्या आ गया, जूल आ गया। अब आंसर जूल में है या कैलोरी में, ये आपको अब पीछे पलट के आंसर देखना पड़ेगा, तब बता सकते हैं आप। सर जूल में तो -241.5 दिया हुआ है, यानी कि आपका आंसर सही आया। कहीं सर आपका तो 0.5 ज्यादा आया है। तो एससी वर्मा क्या किए होंगे, यहाँ पर जो जूल कन्वर्सन किया है ना, यहाँ 4.18 लिए होंगे, 18, उसी से उतना का फर्क भाग गया है। इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। देख लीजिए, अगर कोई कष्ट हो तो हमको बतलाइए, हम बतलाने के लिए तैयार हैं, नहीं तो फिर हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए तब तक आप 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और हम फिर बताने की कोशिश कर रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। सभी क्वेश्चन को आज दोबारा बनाना है, एक से लेकर के बैठिए फिर से बनाइए, और नहीं समझ में आए तो फिर से आप रिप्ले करके वीडियो को देख सकते हैं, तभी फायदा होगा। और तब आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन बनेगा। ऐसा नहीं कि असाइनमेंट का क्वेश्चन हम इसमें लगातार इसलिए बता रहे हैं कि कम से कम 15 क्वेश्चन लगातार बता दें, उसके बाद असाइनमेंट का होमवर्क मिलेगा आप लोग को। चलिए 14 नंबर में आ जाते हैं और देखते हैं कि 14 नंबर में क्या होता है। कहता है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज गिवन बाय यू बराबर 1.5 भी है। एक इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला दिया है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला दिया है यू बराबर 1.5 भी दिया हुआ है।
इस बात को आप समझ लीजिए। कितना दिया है? 1.5 भी दिया हुआ है। इट एक्सपेंड फ्रॉम इतना एंगेस्ट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होगा P सॉरी चेंज U फाइनल माइनस U इनिशियल। चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा आप ही खुद सोचिए, U फाइनल माइनस U इनिशियल होगा। आप फाइनल में जब लिखेंगे तो 1.5 भी तो कॉमन आ जाएगा, तो 1.5 अब वॉल्यूम फाइनल अब वॉल्यूम इनिशियल। देख लीजिए ध्यान से। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ से फार्मूला दिया इसलिए वैसा बना रहे हैं, फार्मूला क्वेश्चन में दिया होता है, गिवन है क्वेश्चन में, इसलिए वैसे बना रहे हैं। वॉल्यूम फाइनल था 200 और आपका ये 100 है, ठीक है। तो 1.5 क्या पीवी दिया हुआ है। अच्छा वर्क डन जो है यहाँ पीवी है, सॉरी यहाँ पीवी है तो यहाँ पी रहेगा भी, और प्रेशर का भी वैल्यू तब तो लिखना पड़ेगा। प्रेशर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10⁵ दिया हुआ है। और यहाँ पर 200 वॉल्यूम में से 100 को घटा देना, यानी 200 माइनस 100, लेकिन वॉल्यूम जो है सीसी में है इसलिए -6 लेना पड़ेगा आपको। अब बताइए ध्यान से, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हो जाएगा 1.5 गुने 10⁵ इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6, तो 5 2 7 0 हो गया था, तो 6 0 तो गायब हो जाएगा। 10 से इसमें गुना कीजिएगा तो डेल यू जो हो गया 15 जूल पॉजिटिव में आ गया। 15 जूल क्या हो गया? पॉजिटिव में आ गया। कितना हो गया? 15 जूल पॉजिटिव में हो गया। इस बात को समझ लीजिए आप ध्यान से। अब उसके बाद क्वेश्चन में फिर कहता है आगे आपको कैलकुलेट हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस, हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस निकालना है। तो डेल यू तो निकाल लिए, और आपको देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, एंगेस्ट कांस्टेंट प्रेशर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है प्रेशर बराबर कांस्टेंट है, यानी कौन सा प्रोसेस हो गया? आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। आप समझ सकते हैं बात को। जब आइसोबारिक प्रोसेस हो गया तो वर्क डन का फॉर्मूला तो P डेल भी होता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल होता है। इस बात को ध्यान दीजिए। प्रेशर है 10⁵ और वॉल्यूम 200 में से 100 घटा लीजिएगा इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, बराबर 10 जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 जूल आ जाएगा। जब 10 जूल आ जाएगा तो डेल क्यू बराबर आप जानते हैं डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू जानते हैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो डेल क्यू बराबर हो जाएगा आपका कितना? 15 और प्लस 10 यानी 25 जूल हो जाएगा। क्या होगा? 25 जूल हो जाएगा आपका। यानी कि हीट सप्लाई जो हो गया इसमें टोटल कितना हो गया? 25 जूल हो गया। इसको आप ध्यान से समझ सकते हैं। और कहीं अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो बोलिए, देख लीजिए ध्यान से। हाँ बोलिए। फिर से बताइए ना डेल यू वाला। हाँ चलिए फिर से बता देते हैं। देखिए अभी बात समझिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका क्वेश्चन में ये डाटा दिया है कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला जो है 1.5 इंटू पी इंटू वी, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे दिया फॉर्मूला 1.5 पीवी। तो हम क्या किए? सबसे पहले चेंज इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है फाइनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। लेकिन 1.5 भी में प्रेशर कांस्टेंट था, क्वेश्चन में कर रहा था, इसलिए 1.5 भी कांस्टेंट बाहर आ गया। अब भी फाइनल में से भी इनिशियल हो गया आपका चेंज इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन ये फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको अब, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार ये फॉर्मूला चल रहा है। तो 1.5 प्रेशर का वैल्यू लिखे और इतना आ गया आपको, तो चेंज इंटरनल एनर्जी 15 जूल आ गया। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ कि प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। तो हम लोग वर्क डन निकालने चले गए। वर्क डन में P और V फाइनल से भी इनिशियल होता है आइसोबारिक प्रोसेस में, तो हम लोग वहां से वर्क डन निकाल लिए। और आपसे पूछ रहा था हीट सप्लाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा दिए, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो समझ में आ रहा है ना कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन रिलेशन है जिस तरह से न्यूटन सेकंड लॉ। हाँ बोलिए। सर वर्क डन निकाले ना 10 जूल, और वर्क डन पीवी के बराबर होता है, तो वहां पे पीवी की जगह 10 पुट कर देंगे तो 15 तो ऐसे भी आ जाएगा। हाँ ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन प्रोसेस सही निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश कीजिए और तब हम उसका सॉल्यूशन बताते हैं।
मीटिंग हो जाएगा, एंड प्रॉब्लम बताना बंद कर देंगे, फिर थ्योरी पर आएंगे। एक मीटिंग थ्योरी चलेगा आज, और फिर लास्ट में आप लोग को होमवर्क भेज देंगे असाइनमेंट का। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो 15 नंबर प्रॉब्लम में क्या कहता है उसको समझिएगा। कहता है गैस इनक्लोज इन अ सिलेंड्रिकल वेसल हीटेड विथ अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन, यानी फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ऐसे है, पिस्टन में आपका कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब इस तरह से है। पिस्टन इसको कहते हैं, याद कीजिए, जो ऊपर नीचे जाता है इसको कहते हैं पिस्टन, और फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ये पिस्टन है, फ्रिक्शनल लेस पिस्टन है, पिस्टन है ना। तो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। देखिए बिना पिस्टन का काम इसको कहते हैं लाइनल पिस्टन कहते हैं हम लोग, और ये हीट इंजन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी आपके बाइक में, आपके 4 व्हीलर में, एरोप्लेन से लेके जितना भी हीट इंजन है, सभी पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, फ्यूल इंजन जो भी है, सभी में पिस्टन का होना बहुत जरूरी है, इसके बिना वर्क नहीं हो सकता है। तो वही पिस्टन की यहाँ बात किया जा रहा है। कहता है गैस इज स्लोली हीटेड फॉर सम टाइम, गैस इसको स्लोली हीट किया गया, स्लोली हीट किया गया, धीरे धीरे स्लोली हीट किया गया इसको, और स्लोली हीट किया गया इन ड्यूरिंग द प्रोसेस 10 जूल हीट सप्लाई, और 10 जूल जो है इसको हीट सप्लाई किए हैं, और हीट सप्लाई किस लिए प्लस में आ गया, आपको हीट सप्लाई किस लिए प्लस में है। एंड पिस्टन फाउंड टू मूव आउट 10 सेंटीमीटर, और इसके चलते पिस्टन जो है मूव कर गया ऊपर की ओर, ये पिस्टन जो है ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर से चला गया, कितना सेंटीमीटर से, 10 सेंटीमीटर से ऊपर चला गया पिस्टन। हम सब एरो दिखा रहे हैं, यानी पिस्टन मूव कर गया, हीट किए गैस को, इसके अंदर गैस को, तो पिस्टन ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर मूव कर गया। जबकि इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ इसका जो क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उसके, सॉरी, इसके अंदर जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इतना है, एटमॉस्फेरिक यानी प्रेशर जो है आपका, प्रेशर दिया हुआ क्वेश्चन में, प्रेशर जो दिया हुआ आपको 100 किलो पास्कल दिया है, बड़ा अच्छा से टर्म लिखा जाता है, 10⁵ पास्कल सीधा सीधा लिख सकते हैं, ठीक है, इतना पास्कल दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको कहता है यहाँ पर निकालने के लिए फाइंड द इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, इंटरनल एनर्जी कितना से बढ़ा ये बताना है आपको। देखिए क्वेश्चन का सारांश यही समझ लीजिए कि एक पिस्टन है, और पिस्टन को आप हीट सप्लाई किए हैं, हीट सप्लाई करेंगे तो ये गैस फैलेगा, फैलने के कारण जितना इस पर लोड रखा था उस लोड को उठा करके ये क्या चल गया, ऊपर चला गया 10 सेंटीमीटर, जबकि इसका एरिया दिया हुआ है। तो कहता है इसके गैस के अंदर का इंटरनल एनर्जी कितना से बढ़ा वो बताइए। तो सबसे पहले तो आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा, क्योंकि डेल क्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, आप क्वेश्चन पढ़िए, प्रेशर कांस्टेंट है ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, मतलब कि लैंग्वेज से समझ में आ रहा है। तो प्रेशर कांस्टेंट है, अति प्रेशर क्या है, प्रेशर जो है यहाँ पर वो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, इस बात को समझ लीजिए। तो कांस्टेंट है तो आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, अब लिखेंगे नहीं, चलिए लिख देते हैं, दैट इज, देखिए हम लोग ये देख रहे हैं कि प्रेशर क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए आइसोबारिक प्रोसेस है। तो वर्क डन क्या होगा, डेल डब्ल्यू आप ही खुद सोचिए, पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होगा। अब देखिए वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होगा, लेकिन यहाँ पर पिस्टन ऊपर नीचे जा रहा है, एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया गुने डिस्प्लेसमेंट होता है, ये बात याद कर लीजिए आप। तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए डेल डब्ल्यू जो हो जाएगा वर्क डन, प्रेशर, प्रेशर कितना दिया है, 10⁵ दिया है। एरिया मतलब चेंज इन वॉल्यूम जो होगा, एरिया गुने डिस्प्लेसमेंट होगा, तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10 सेंटीमीटर। देख लीजिए ध्यान से, ऐसे लिखिएगा आप, सेंटीमीटर को मीटर में जब तक बदलिएगा नहीं तब तक काम चलेगा नहीं। 10⁵ हो गया, और 40 लिख दीजिए के बाद, और 10⁻⁻⁶ लिख लीजिए। अब देखिए क्या होगा, 6 जीरो तो ऐसे ही चला गया, तो वर्क डन जो हो गया आपका 4 जूल हो गया पॉजिटिव में, वो भी क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंड किया था
इसीलिए वर्क डन पॉजिटिव में आ गया। अब आपको डेल क्यू दिया हुआ है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा दीजिए। जैसे ही आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाइए तो क्या हुआ देख लीजिए ध्यान से, आपका डेल क्यू इक्वल टू होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है। बात समझते हैं। और देखिए यहाँ डेल क्यू आपका दिया हुआ था 10 जूल, डेल क्यू क्या दिया हुआ है आपका 10 जूल दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद सोचिए। आपको 10 बराबर लिख सकते हैं डेल यू आप प्लस 4, यानी चेंज इन एनर्जी जो हो गया आपका 6 जूल पॉजिटिव में आ गया, यानी उसके अंदर का टेम्परेचर राइज किया होगा। इसका मतलब क्या समझे आप, इसके अंदर का टेम्परेचर जो है राइज किया होगा। किसके अंदर का, सिस्टम के अंदर का। देखिए तो गौर से बात को समझने की कोशिश करते हैं और अगला क्वेश्चन जो है 16 नंबर उसको देखते हैं, है ना। 16 नंबर उसको देखते हैं। सोलह नंबर ऐसे क्वेश्चन रहने दीजिए, ठीक है। आप थ्योरी पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। अब पहले थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। देखिए हम लोग जो प्रोसेस पढ़े थे उसमें बहुत सारा प्रोसेस पढ़े हैं। कौन कौन पढ़े थे, सबसे पहले आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। फिर हम लोग सीपी, सीवी, गामा ये सब का वैल्यू निकाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ना है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है वो बात समझ लीजिए अब ध्यान से। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होगा, तो हेडिंग बनाते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। कौन, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है उस बात को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो कोई अंतर नहीं होता है, एकदम एडियाबेटिक के जैसा होता है। पी भी गामा के बदले पी भी एक्स होता है, इक्वल टू कांस्टेंट होता है। बस इतना ही समझ लीजिए, पी भी एक्स इक्वल टू कांस्टेंट होता है। यही सिर्फ अंतर होता है, जहां जहां गामा दिए हैं एक्स, और एक्स का वैल्यू क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में वो दिया रहेगा आपको हर हाल में, गामा का वैल्यू क्या होगा वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। और हम असाइनमेंट में सबका क्वेश्चन डाले हैं कादू। तब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं उसी तरह से P1 V1 X इक्वल टू P2 V2 X, सिंपल लिख सकते हैं जैसे उसमें लिखते थे, ठीक है। उसी तरह से आप टेम्परेचर वाले में भी बात बदल सकते हैं। कैसे, तब P भी बराबर है nRT होता है, तब P के बदले आप लिख सकते हैं nRT बाई V, और V का X इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं एकदम उसी तरह से सिंपली बदल करके। अब यहाँ पर nr तो कांस्टेंट हो चला जाएगा उधर, टी भी x माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। अब फिर से लिख सकते हैं T1 V1 x माइनस 1 T2 V2 x माइनस 1। यानी कि हम आपको सिर्फ इतना बता देना चाहते हैं कि जो आप फार्मूला किसके लिए, एडियाबेटिक के लिए पढ़े, फार्मूला वही होगा सब कुछ। आपको सिर्फ बदलेगा क्या, गामा के बदले एक्स, और वो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से आपको पता चलेगा। कहां से पता चलेगा, क्वेश्चन से पता चलेगा। तो अब आप बताइए, मेनली तो हम लोग फिर क्या देखते हैं, वर्क डन वगैरह का फार्मूला देखते हैं। तो वर्क डन का फार्मूला जो था आपका क्या था वहां पर, तो यहाँ पर देखिए डेल डब्ल्यू बराबर क्या था। अब डेरिवेशन नहीं करेंगे वर्क डन का, यहाँ पर वर्क डन का फार्मूला क्या होगा, तो वहां पर था आपका P1 V1 माइनस P2 V2, और क्या था देख लीजिए गामा माइनस 1 था। लेकिन अगर P2 V2 माइनस P1 V1 लिखिएगा तो फार्मूला में क्या आता है बोलिए जल्दी से। अगर हम इसको P2 V2 लिखेंगे तब क्या आएगा, P2 V2 माइनस P1 V1, तो 1 माइनस गामा आएगा, तब गामा के बदले x लिख दीजिए, हो गया वर्क डन का फार्मूला। यानी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में सब कुछ उसी तरह से काम चलेगा, है ना। बस इतने ही दिमाग में लगाइएगा, ऐसे इसका जल्दी क्वेश्चन वगैरह नहीं रहता है ना। आएगा भी तो बहुत सिंपल, इस पर मेनली क्वेश्चन आता है, ये सब फार्मूला पर, उसका अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है।
लेकिन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में आपको वही करना है कि गामा जो हम एडियाबेटिक में जो जिस तरह से पढ़े हैं यहाँ एकदम 100% उसी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी उसी तरह से बनेगा। सर तो हाँ बोलिए। सर इसमें क्या कांस्टेंट होता है? जैसे एडियाबेटिक में डेल क्यू 0 कोई होता चीज है, तो कांस्टेंट नहीं इसमें होता क्या है, होता है? कुछ इसमें नहीं नहीं कोई होता है। और कांस्टेंट। एक्स सर जैसे उसमें गामा इक्वल टू होता था ना, हीट कैपेसिटी एट कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन बाय में हीट सब दिया कैपेसिटी एट हुआ वॉल्यूम, रहेगा, तो इसमें एक्स क्या होता है? ओके सर। क्वेश्चन में सब दिया रहेगा आपका, तो वहां से बनेगा। क्वेश्चन भेजेंगे ना आज, क्वेश्चन आज भेजेंगे, अगला क्लास में फिर डिस्कशन होगा इसका प्रॉब्लम। अभी इसका एक भी प्रॉब्लम नहीं, मेन तो प्रॉब्लम से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना, कि प्रॉब्लम किस तरह से आता है और किस तरह से बनाते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, देखिए ये सब प्रोसेस पढ़े थे, क्या पढ़े थे? प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, यानी ऑपरेशन किस तरह से होगा उस तरह से। अब फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ना है? अब आपको पढ़ना है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हीट इंजन। क्या पढ़ना है? हीट इंजन क्या होता है, तो वही पढ़ना है हम लोग को, हीट इंजन। क्या पढ़ना है? हीट इंजन, हीट इंजन। ठीक है, तो हीट इंजन क्या होता है उसको समझना है आपको। तो देखिए हीट इंजन जो होता है, सिंपली आप समझ लीजिए, सबसे पहले इसमें अगर आप सिंपल वे में समझना चाहते हैं तो आपका जितना भी इंजन है, पेट्रोल वाला, डीजल वाला, केरोसिन वाला, जितने तरह का आप फ्यूल यूज करते हैं इंजन में, वो सारा हीट इंजन के अंतर्गत आता है। और हीट इंजन सबसे पहले सिंपल वे में आया था, जिसको हम लोग स्टीम इंजन भी कहते थे, है ना, और 1600 कुछ ईस्वी में आया था। सोच लिए उससे आज तक में कितना बदलाव हुआ है ना, उसके पहले कोई इंजन नहीं था। तो हीट इंजन जो था, हीट इंजन जो अभी जो हम लोग यूज करते हैं वो कैसे वर्क करता है, उसका मेन प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए हमको उसको पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू समझना है, उसके अंदर का चीज पढ़ना है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना पड़ेगा और जाकर के वहां स्टडी करना पड़ेगा आपको, है ना, इंजन में किस तरह से वर्क होता है, इंजन को सुधारेंगे कैसे, है ना। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इस बात का पता चलेगा आपको कि कोई भी इंजन, जैसे कि आपका स्कॉर्पियो है ना, इंजीनियर बन जाएगा तो उसके कंपनी में काम कीजिएगा, तो अब ऐसा सिस्टम लाइए कि माइलेज ज्यादा दे, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइलेज बढ़ाना, लेकिन माइलेज तो कितना बढ़ाइएगा आप बताइए, वो तो आपका पावर पर डिपेंड करेगा, यानी सीसी, बाइक के सीसी पर माइलेज डिपेंड करता है। ये बात आपको पहले से पता है। सर कैसे पता है? तो आपको पता होगा कि 100 सीसी वाला बाइक जो है माइलेज जनरली 60 किलोमीटर का देता है, तो 150 सीसी वाला 45 के आसपास देगा, और 250 सीसी वाला 40 के आसपास देगा, और 350-400 सीसी वाला बुलेट ले लीजिएगा ना तो 20-25 का देगा, है ना। वो आता है हायर बूस, आप लोग बाइक का बड़ा वाला डिजाइनदार नाम सुने होंगे, है ना, 2-3 का माइलेज देता है। तो समझ जाइए कि माइलेज जो है आपका पावर पर डिपेंड करता है कि कैसे होगा। तो हीट इंजन जनरली वर्क कैसे करता है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या समझेंगे, हीट इंजन में लिखेंगे क्या, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर लैंग्वेज लिखेंगे, है ना। देखिए हीट इंजन को सिंपली आप ये समझिए, हीट इंजन में क्या होता है, हम सिंपली जो अभी समझा रहे हैं वो बुक में नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एक आपका पिस्टन होता है, सिंपली ये पिस्टन होता है, ये पैक्ड होता है, सिंपल आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिएगा। और ये पिस्टन जो है ना, यहाँ पर ये मूवेबल पिस्टन होता है, मूव करता है, क्या करता है? मूव करता है, ठीक है। और देखिए ये मूवेबल पिस्टन ऊपर नीचे होता है, तो रोक, इसमें रोक तो लगाना पड़ेगा ना कि ज्यादा दूर मूव नहीं करे, है ना। मान लिया कितना दूर मूव किया, तो ये पिस्टन जो है यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, इसका एरिया दिया रहेगा। अब एरिया डिस्प्लेसमेंट एक्स है, तो जितना जहां से जहां तक पिस्टन मूव करेगा वह एरिया, और उसको वॉल्यूम में अगर बदलिएगा तो डेल भी बराबर होगा ए इंटू एक्स हो जाएगा, जितना हाइट ऊपर नीचे वो कर रहा है, और एरिया इंटू एक्स जो है ना, यही चेंज इन वॉल्यूम है। और वॉल्यूम का एक यूनिट होता है सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आज एक नया चीज बता रहे हैं जो आप लोग नहीं समझते हैं, बाइक जो कहते हैं कि सर 100 सीसी का है, इसका मतलब उसके इंजन का जो वॉल्यूम है वो 100 सीसी है, क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ उस बाइक के अंदर
जो पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये पिस्टन बार बार फट 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 इंजन जो होता है ऊपर नीचे, और आरपीएम इसी को कहते हैं कितना एक सेकंड में कितना बार, एक मिनट में कितना बार ये ऊपर नीचे होता है। तो सोचिए हजार हजार और 10-10 हजार आरपीएम होता है, सोचिए कि कितना फास्ट ये ऊपर नीचे करता होगा। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि चेंज इन वॉल्यूम, जो बाइक में आप समझते हैं सीसी 100 सीसी है ना बाइक, तो इसका मतलब होता है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम है। ये कौन है, चेंज इन वॉल्यूम वाला ये फेनोमेना दिया है। क्या है, ये चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है इतना, पर हर साइकिल में इतना वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो वर्क डन होगा कि नहीं आपका पी डेल वी से, और वही वर्क डन का हम लोग यूज करते हैं। लेकिन ये वर्क डन कब होगा, ये ऊपर नीचे कब होगा, तो ऊपर नीचे कब होगा, तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। देखिए अब तो आ गया सेल्फ स्टार्ट वाला जमाना है ना, जो किक वाला जमाना है, किक वाला की बात कर रहे हैं, बाइक में किक मारते थे, याद होगा, अभी भी मार के देख लीजिएगा है ना। देखिए ये जब किक मारते हैं तो उसमें क्या होता है, आप जब किक मारते हैं तो सिंपली इसको धक्का देते हैं नीचे की ओर, इसको प्रेस करते हैं, और यहाँ पर जो होता है ना, ये पिस्टन के अंदर जो गैस रहता है वो कंप्रेस हो जाता है। गैस जो होगा क्या होगा, वो कंप्रेस हो जाएगा, मतलब वो दबेगा, और जब दबेगा तो वर्क डन जो है आपका नेगेटिव होगा। आप किक मार जब आ रही है तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और हीट सप्लाई तो आप बाहर से किए नहीं है, तो डेल क्यू बराबर, देखिए आप क्या किए हैं, इसको जनरली हम लोग एडियाबेटिक वाल जैसा बनाना शुरुआत करते हैं। तो डेल क्यू यहाँ पर 0 है और वर्क डन जो है नेगेटिव है, और डेल क्यू बराबर होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है, ध्यान से समझ लीजिए। अब डेल क्यू 0 है और ये डेल यू है, आप प्लस डेल डब्ल्यू है, तो डेल यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस डेल डब्ल्यू हो जाएगा कि नहीं, बात समझिए पहले ध्यान से। ये डेल यू क्या हो जाएगा आपका माइनस डेल डब्ल्यू हो जाएगा। अब बताइए कि जब इसको किक मारिएगा तो ये क्या होगा, पिस्टन नीचे की ओर जाएगा, तो यहाँ पर जो गैस स्टोर था वो कंप्रेस होकर घटने लगेगा, और जितना सीसी का बाइक रहेगा एक साइकिल में उतना ही गैस कंप्रेस करेगा। गैस कंप्रेस करेगा तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि यहाँ पर जब किक मार रहे हैं तो वर्क डन जो है नेगेटिव है, वर्क डन क्या है, नेगेटिव है, तो इसलिए डेल यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी डेल यू पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा होगा, और इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ा होगा। क्या होगा, टेम्परेचर उसका बढ़ गया होगा हर हाल में। अब टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर राइज करता है, जस्ट उसी समय इसमें सिस्टम बनाया रहता है बहुत सारा, जस्ट उसी समय जो आपका टंकी में पेट्रोल रहता है या डीजल रहता है, उसका एक नॉब यहाँ पर डाला हुआ रहता है, ठीक है। तो इसमें सिस्टम में ये रहता है कि नॉब इसमें डाला हुआ पेट्रोल का, जब जिस समय ये कंप्रेस होगा, कंप्रेस हुआ यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ गया, यानी कि वर्क डन हो गया, इंटरनल एनर्जी बढ़ गया, यानी टेम्परेचर राइज किया होगा अंदर सिस्टम का। उसी समय इसमें एक ऐसा प्रोसेस लगा रहता है कि यहाँ से फ्यूल जो है इसके अंदर इंजेक्ट हो जाए, मतलब फ्यूल हमेशा नहीं जाते रहता है, मतलब जितना बार दबेगा उतना ही बार फ्यूल इसमें जाएगा अंदर, ये जितना बार कंप्रेस होगा उतना ही बार जाएगा फ्यूल अंदर। फ्यूल गया इसके अंदर, अब फ्यूल चला गया और टेम्परेचर राइज था, तो आपको पता है ना कि पेट्रोल कितना जल्दी आग पकड़ता है, जो वो पता है आपको। तो टेम्परेचर बढ़ गया, फ्यूल चला गया अंदर, तो फायर कैच करेगा, अब फायर कैच करेगा तो उसमें एक आध बूंद पेट्रोल जाता है, ऐसा नहीं कि पूरा टंकी एक बार चला जाएगा। सोच लिए एक साइकिल में एक बार जाएगा, कितना साइकिल पर मिनट ये करता है, इसका आरपीएम बहुत ज्यादा होता है। तो मान लिया कि एक बूंद गया, लेकिन वो जब जैसे ही जाएगा तो फायर कैच करेगा, जब फायर कैच करेगा तो समझिए उसके अंदर इंजन के अंदर ब्लास्ट के जैसा संभावना होगा। आप बताइए पेट्रोल वगैरह में फायर पकड़ते तो कैसे एक बार हवा के जैसा, तो ब्लास्ट होने की संभावना होगा। तो आप बताइए कि गैस का वॉल्यूम एक बार बढ़ेगा, फिर क्या होगा, एक बार वो मतलब हाई प्रेशर क्रिएट करेगा, तो बाई फोर्सली इसको फिर पिस्टन को ये ऊपर की ओर धक्का देगा, क्या देगा, ऊपर की ओर धक्का देगा। और जैसा सिस्टम हमारे में है ना वैसा सिस्टम इसमें है, हमारे शरीर में जो सिस्टम है, यहाँ पर बहुत जगह जो हम लोग को है ना कि खाते हैं तब फूड पाइप खुल जाता है, नाक वाला पाइप जो है लंग वाला झक जाता है एक ही वो उस तरह से, वो भी फ्लैप सिस्टम में आ रहता है। जब ये ऊपर की ओर धक्का दिया तो वॉल्यूम बढ़ा, तो ये आपका वर्क भी करेगा पॉजिटिव। क्यों, यहाँ गैस जो फायर कैच किया मतलब क्या हुआ, हीट एनर्जी यहाँ से जनरेट हुआ, डेल क्यू जनरेट हो गया आपका, क्या जनरेट हो गया, डेल क्यू। जब ये हीट एनर्जी जनरेट हो गया तो अब हीट एनर्जी जनरेट करेगा तो क्या होगा, वर्क करेगा, इसको फैलाएगा तो वर्क करेगा, तो यही बदले में वर्क करता है। और यही किक ठंडा में मारते हैं तो जल्दी फायर क्यों नहीं कैच करता है,
क्योंकि इंजन ठंडा जाता है। तो आप किक मारते हैं तो भी टेम्परेचराइज नहीं करता है, तो धीरे धीरे 10-20 बार हम लोग किक मारते हैं, उसके बाद इंजन स्टार्ट कीजिए। मतलब ठंडा में डायरेक्ट जो है ना एक्सीलरेटर मत दीजिए किक, पहले उसको 5-7 बार किक मारिए इसी सिंपली, और तब स्टार्ट कीजिए तो जल्दी स्टार्ट होगा। क्यों? 5-7 बार किक मारिएगा तो गैस इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, धीरे धीरे राइज हो जाएगा टेम्परेचर, इंजन गर्म होने लगेगा, और तब किक मारिएगा तो स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो हर बार एक्सीलरेटर दीजिए तो ज्यादा पेट्रोल अगर इंजन में चला गया तो फिर फायर कैच नहीं करेगा, बस समझ लीजिए, तो काला काला धुआं देने लगेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से सिंपल बिहेवियर में आपका वर्क होता है, और जो चेंज इन वॉल्यूम होता है ना वही बाइक का सीसी दिया रहता है, 4 व्हीलर का सीसी दिया रहता है। जैसे मारुति 800 का 800 सीसी होगा उसका, यानी एक बार पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा तो 800 सीसी होगा। अब 1 लीटर 1.5 लीटर का भी इंजन आता है, देखिएगा आपका स्कॉर्पियो वगैरह पर 1.8 लीटर, 2.5 लीटर, 2.2 लीटर ऐसे लिखा रहता है वो सब गाड़ी पर। तो लीटर जो लिखा रहता है वो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, जो वही पावर डिसाइड करता है। आने की आपका छोटा जो बस उस रहता है ना उसका रहता है 3 लीटर रहता है, बड़ा ट्रक वो रख रहेगा तो 6 लीटर रहेगा। सोच लीजिए कितना हैवी रहेगा ओवरडन। तो कहने का मतलब ये हुआ ये सिंपल वर्क करता है, लेकिन ये आपको पढ़ना नहीं है, मतलब सिंपल समझ जाइए कि काम कैसे करता है हीट इंजन। तो हीट इंजन में आपको बनाना क्या है पिक्टोरियल डायग्राम के हिसाब से। तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या पढ़ना वो समझिए ध्यान से। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या पढ़ना, ये रुको सब वीडियो रिकॉर्डिंग है बाद में देख लीजिएगा, टेंशन नहीं है। एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए ना। ये क्वेश्चन बोलिए। पेट्रोल जो डालते हैं वो इंजन में डालते हैं कि सर क्या वहां पे समझ में नहीं आया। फिर से देखिए इंजन में ही जाएगा ना तब ना वो जलेगा। देखिए टंकी में आप पेट्रोल रख दिए हैं और उसके थ्रू इंजन में जब तक नहीं जाएगा ये पिस्टन वाले सिस्टम में, तब तक ये काम कैसे करेगा आप ही बताइए। यही पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, आप किक मारिएगा तो ये ऊपर नीचे होगा, लेकिन जब तक इस इंजन का इसमें नहीं जाएगा पेट्रोल तो फायर कैच नहीं करेगा, तो उल्टा इसको रिवर्स बैक नहीं मारेगा। आप समझ लीजिए किक मारिएगा ना तो ऊपर वो रिवर्स बैक मारता है। अब तो रिवर्स बैक में क्या रहता है, किक में एक सिस्टम लगाया रहता है, देखिएगा वहां पर जो रिवर्स बैक मारता है तो नीचे ही रह जाता है। एगो आता है राजदूत गाड़ी, बहुत पुराना वाला है ना, आज से 25-30 साल पहले वाला है, ठीक है ना, राजदूत कावासाकी का। हाँ, उसमें किक बैक मारता था बहुत जोर से, मतलब किक मारते समय पैर को तुरंत हटाइए, और नहीं तो ये जो इंजन जब स्टार्ट होगा ना बैक मारेगा ना तो आपका पैर में चोट लग जाता था। तो धीरे धीरे सिस्टम सुधरा है, जब तक पेट्रोल में फायर कैच नहीं करेगा तब तक वो हीट जनरेट नहीं करेगा, और जो हीट जनरेट होगा ना उसी के कारण वर्क डन होता है। तो एक बार इंजन स्टार्ट होने के बाद फिर इंजन हमेशा स्टार्ट रहे उसके लिए करंट दिया जाता है, स्पार्किंग सिस्टम होता है। देखिए बहुत सारा सिस्टम है, फिर तो इंजीनियरिंग यही करना है क्या, इंजीनियरिंग फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके क्या कीजिएगा। एक बार इंजन स्टार्ट हो गया किक मारने के बाद इसका बाद स्पार्किंग सिस्टम रहता है यहाँ, कि आपको पर साइकिल मतलब ये जो पिस्टन ऊपर नीचे जाता है ना वहीं पर उसी के अनुसार यहाँ पर सेंस लगाया रहता है, बटन वगैरह जो भी आप कहिए स्विच वगैरह, कि जितना बार वो नीचे आएगा उतना बार स्पार्क होगा, उसी समय पेट्रोल यहाँ जाएगा, स्पार्क करेगा, फायर कैच करेगा बार बार। तो वही सेल्फ स्टार्ट में होता है। सेल्फ स्टार्ट में क्या होता है, आपका बैटरी है, करंट जा रहा है पॉजिटिव में, सेल्फ स्टार्ट में क्या होगा, बैटरी है, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है। आप जैसे ही यहाँ पर क्या किए स्विच दबाए ना तो दो काम होता है, मोटर इसको कंप्रेस भी करता है और आपका यहाँ पर फायर भी कैच करवाता है, तो स्टार्ट हो जाता है इंजन। और वही बैटरी कमजोर है तो स्पार्किंग सिस्टम गड़बड़ है तो आपका स्टार्ट नहीं होगा। तो ठंडा में क्या होगा, इंजन ज्यादा ठंडा गया था तो सेल्फ स्टार्ट से स्टार्ट ही नहीं होगा, आपको किक मारना ही पड़ेगा लास्ट उपाय, नहीं तो ठंडा में बैटरी थोड़ा ज्यादा मजबूत रखिए तब आपका काम होगा। तो कहने का वाले में क्या होता है, क्या चीज में, सीएनजी वाले में? सीएनजी में भी वही होगा, गैस डालिएगा डायरेक्ट, उसको फायर कैच करने में और कष्ट नहीं होगा, तुरंत स्टार्ट होगा। मतलब कि जितना खराब इसमें ईंधन डालिएगा स्टार्टिंग में उतना प्रॉब्लम होगा, और ऑक्सीजन भी तो चाहिए इसमें ना। तो इसमें भी आपको क्या लगता है कि ऊपर जाएगा जब इसमें इम्पल्स भी तो होता है ना, इस पर लोड भी तो रहता है ना, इम्पल्स मोमेंटम। एक बार झटका लग गया तो क्या रुक जाएगा डायरेक्ट, ये रुकेगा नहीं। उसको फिर रोकने के लिए तब तक जब जैसे ही झटका लग के ऊपर जाने लगता है ना, यहाँ पर वाल्व सिस्टम खुल जाता है, ऑक्सीजन यहाँ खींचेगा फट से, हवा से गैस खींचेगा तेजी से, तो उसमें नाक भी लगा रहता है इंजन में। आपको क्या लगता है कि साइलेंसर से सिर्फ धुआं निकलता है, और धुआं निकलता है गैस निकलता है तो कहीं तो खींचता भी होगा। तो सीट जहाँ रहता है बाइक में, सीट खोलिएगा तो वहां पर उसका नाक लगा रहता है, यानी कि हवा खींचने वाला।
ठीक है। अब 4 व्हीलर में सब में रहेगा। जो सिस्टम हमारा काम करता है, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन सेल के अंदर बर्न करता है ना, फिर एनर्जी जनरेट होता है, हीट एनर्जी, उसी का सिस्टम का यहाँ लगाया गया है। बस उतना ही सोच लीजिए। लगभग प्रोसेस सेम है कि ऑक्सीजन लीजिए, है ना, जलेगा, फिर रिलीज कीजिए, वही सिस्टम यहाँ पर भी है। अब फायर जैसे कैच करवाइए वो कैच करवाना है आपको, बिना हीट एनर्जी का वर्क नहीं होगा, इसीलिए नाम तो पड़ा इसका हीट इंजन। और जितना भी है, हम तो कह रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जो भी इंजन जानते हैं सारा हीट एग्जाम्पल का एग्जाम्पल है। यानी कि जितनी भी गाड़ियां हैं सब आपका हीट इंजन का। अब बैटरी वाला गाड़ी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बैटरी वाले गाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो हीट इंजन में नहीं आएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, हीट इंजन में क्या क्या आपको देखना है। तो हीट इंजन में सबसे पहले अगर लिखना रहेगा तो क्या क्या लिखेंगे, बोलिए। तो हीट इंजन में सबसे पहले आप ये लिखेंगे, यह इंजन जो है क्या है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल का मतलब काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। यानी गाड़ी को या तो हाइट पे चढ़ाइए या तो रोड पर दौड़ाइए, और दोनों काम करने लगा तो इंजन पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, हीट ज्यादा जनरेट करेगा। यानी कि समझ लीजिए लोडेड गाड़ी जब पुल पर चढ़ने लगता होगा तो कितना धुआं फेंकता होगा, कितना हीट जनरेट करता है। बात समझ लीजिए ध्यान से। तो कहने का मतलब हुआ, सिंपल भाषा में लिखेंगे इट कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यानी हीट इंजन क्या है, यह जो है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पर आधारित है। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी इट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। यानी कि दैट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ क्या, एनर्जी प्रिंसिपल। क्या, एनर्जी प्रिंसिपल पर आधारित है, ठीक है। यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पर आधारित है ये, ठीक है। अब इसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन किस किस तरह से होता है, बनावट का, तो सिंपल बनावट देखिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है वो समझ लीजिए ध्यान से, लेकिन उसके लिए हमको ये वाला मिटाना पड़ेगा, क्योंकि मेन चीज तो हमको उसी को समझाना है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, है ना, मिट भी गया तो कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट रहेगा अब आपको लिए, है ना, हमेशा के लिए। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन यानी इसकी बनावट कैसी होती है। कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन जो किया गया है आपको सभी बुक में जो दिया रहता है, ये वाला दिया रहता है जो अभी हम बताने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या दिया रहता है, एक आपका ऐसा सिस्टम बनाया जाता है, पिक्टोरियल डायग्राम है ये, मतलब इससे इसको कोई मतलब नहीं है, पिक्टोरियल डायग्राम है, और एक सिस्टम नीचे बनाया रहता है ऐसे। इसको कहते हैं हॉट रिजर्वोयर। रिजर्वोयर मतलब होता है जहां कोई चीज को स्टोर करते हैं। रिजर्वोयर का मतलब जहां कोई चीज जमा करके रखते, स्टोर करके, यानी बर्तन कह सकते हैं इसको। तो हॉट रिजर्वोयर, और ये होता है कोल्ड रिजर्वोयर। मतलब हॉट रिजर्वोयर, कोल्ड रिजर्वोयर। यहाँ पर क्या होता है, फ्यूल इंजेक्ट होगा। क्या होगा, फ्यूल इंजेक्ट होगा, फ्यूल यहाँ पर आएगा और फायर कैच करेगा। क्या करेगा ये, फायर कैच करेगा, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर हीट जनरेट हुआ। क्या होगा, हीट जनरेट होगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, फायर जनरेट करेगा। अब देखिए हीट एनर्जी ऐसा पिक्टोरियल इसलिए बनाया गया है, एनर्जी अपने से हाई से लो फ्लो करता है, हमेशा क्या करता है, हाई से लो फ्लो करता है अपने आप, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और हीट में वो और बात किया गया है, जो हम लोग निकालते हैं ना चेंज, तो चेंज में क्या टेम्परेचर हम लोग मानते हैं। तो टेम्परेचर जब मानते हैं तो याद कीजिए यहाँ पर सभी जगह फार्मूला जो होता है
F2 माइनस M1 होता है, V2 माइनस V1 होता है, लेकिन टेम्परेचर में T1 माइनस T2 लेते थे। क्यों? क्योंकि T1 को ही हायर टेम्परेचर माना जाता था, यानी इसी के लिए टेम्परेचर T1 माना जाता है, इसके लिए टेम्परेचर T2 माना जाता है। कोल्ड रिजर्वोयर का टेम्परेचर याद कीजिए, और नहीं अगर याद हो तो TH करके याद कीजिएगा और T लो करके याद कीजिएगा, लोअर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। लर्न करने का तरीका देखिए, क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनना चाहिए, चाहे जैसे आप लर्न कीजिए फॉर्मूला। अब हाई जहां एनर्जी जनरेट हुआ वहां पर क्या होगा, एनर्जी फ्लो करेगा, तो एनर्जी एक प्रोसेस के थ्रू फ्लो करवाएंगे, वह प्रोसेस जो हम लोग पीछे पढ़े हैं वो प्रोसेस के थ्रू फ्लो करवाएंगे। जब प्रोसेस के थ्रू फ्लो करवाएंगे तो याद कीजिए क्या होगा अब आपका, यहाँ से हीट एनर्जी चलेगा, है ना, और कोल्ड रिजर्वोयर में रिलीज होगा। लेकिन यहाँ पर टरबाइन लगा दीजिए, कुछ ऐसा सिस्टम लगा दीजिए कि आपको वर्क करके दिखाई दे। क्या कर दे, वर्क करके दिखा दे। तो याद कीजिए जिस तरह से सिस्टम हम लोग वाटर वाला देखते हैं, वाटर वाला सिस्टम यानी कि डैम्पर वाला, पानी फ्लो करवाइए हाई से लो, तो हाई से लो जब फ्लो करवाइए तो तेज फ्लो करेगा, लेकिन उसके बीच में टरबाइन लगाए तो टरबाइन घूमने लगेगा, तो इसके फ्लो को घटाता है वो। याद कीजिए टरबाइन जो है इसके फ्लो को घटाता है, और तब ने हम लोग काम करते हैं अच्छे से। नहीं तो बताइए आपका, ये बताइए पानी अगर ऊपर से चला डैम से और पानी चला जितना एनर्जी के साथ उतना ही एनर्जी में अगर यहाँ आ जाएगा नीचे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर वर्क कैसे करेगा। तो टरबाइन जो घूमता है वही वर्क होता है। यानी कि सिंपल भी यहाँ कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ से Q1 अमाउंट ऑफ हीट चला, यहाँ से क्या चला, Q1 अमाउंट ऑफ हीट चला, और यहाँ रिलीज हो गया Q2 अमाउंट ऑफ हीट। तो वर्क डन जो होगा डेल W जो होगा, यानी वर्क डन जो लिखिएगा सिंपल बात, वो Q1 माइनस Q2 लिखिएगा एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से। पहले फिगर पर ही सबको समझ लीजिए। क्यों, अगर यहाँ से 100 जूल हीट एनर्जी जनरेट हुआ इस सिस्टम में, और 100 जूल एनर्जी से तो कोल्ड रिजर्वोयर में कुछ ना कुछ हीट एनर्जी जाएगा, यानी साइलेंसर जो है धुआं। तो एक बात आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा और ध्यान से समझने की भी कोशिश कीजिएगा। हीट इंजन में जो हॉट रिजर्वोयर होता है वो कहाँ होता है, तो हीट इंजन में हॉट रिजर्वोयर कहाँ होता है वो समझ लीजिए। आपके बाइक इंजन की हम बात कर रहे हैं, तो बाइक के इंजन में सबसे आगे जो होता है ना, जैसे आप अगला चक्का रहता है उसके जस्ट देखिएगा, उसके जस्ट बाद एक धुआं निकलने वाला सिस्टम साइलेंसर आता है जो घूम करके पीछे की ओर चला जाता है, आगे से निकल के जहां से धुआं निकल रहा है ना, वो जो पोर्शन में कटिंग रहता है वही छोटा सा आपका हीट इंजन होता है, वो वही हीट इंजन है। अब वो हीट इंजन जो है आपका उसमें हीट जनरेट हुआ, इसलिए सबसे ज्यादा गर्म वही रहता है। और साइलेंसर से धुआं निकलता है और धुआं निकल जाता है, तो आपका कोल्ड रिजर्वोयर कौन होता है, तो कोल्ड रिजर्वोयर आपका इन्वायरमेंट है। क्या है, इन्वायरमेंट है, क्योंकि साइलेंसर से धुआं बाहर निकल गया, और धुआं निकलता है तो गर्म धुआं निकलता है, ऐसा नहीं कि एकदम ठंडा निकलता है। तो आप समझ लीजिए ध्यान से, जो साइलेंसर से धुआं निकलता है तो कोल्ड रिजर्वोयर आपके सिस्टम का, हर एक सिस्टम का कोल्ड रिजर्वोयर आपका एनवायरमेंट है। बस इतना ही याद रखिए, चाहे आपका 4 व्हीलर हो, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे जो व्हीलर हो, आपका कोल्ड रिजर्वोयर है जो हर हाल में आपका क्या है, एनवायरमेंट है। इसी बात को याद रखिएगा। और हॉट रिजर्वोयर कौन है, जहां फ्यूल जा करके हीट जनरेट करता है वो हॉट रिजर्वोयर है। जितना हीट जनरेट होगा उतना टोटल का टोटल वर्क डन कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप बताइए बिना साइलेंसर का कोई गाड़ी हो सकता है, बिना धुआं निकालने वाले सिस्टम का कोई गाड़ी हो सकता है कि जितना जलाया सारा वर्क डन में चला जाएगा हीट एनर्जी, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। और आपको बता दें कि जब सबसे पहले बार हीट इंजन ये सब बना था तो जितना हीट चलता था मैक्सिमम यही रिलीज हो जाता था, इफिशियंसी 10% था। अभी इफिशियंसी थोड़ा 40-50% गया है, 60% गया है, उससे ज्यादा नहीं गया है, 60-70% से ज्यादा इफिशियंसी नहीं गया है। ऐसा नहीं कि 100 जूल एनर्जी चला तो यहाँ 90 जूल वर्क हो जाएगा, 10 जूल हॉट रिजर्व में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लगभग 50% इफिशियंसी है, और अगर माइलेज घट गया ना तो इफिशियंसी और ज्यादा धुआं निकाल के बाहर निकाल देगा हीट एनर्जी, आपका बाइक कम चलेगा आगे। तो कहने का मतलब हुआ कि सिंपल सा दिमाग लगाइए कि जितना हीट जनरेट होगा उसमें से कुछ हीट आपको बर्बाद हो जाएगा और कुछ ही वर्क डन में जाएगा। यही प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है। यानी कि आप यहाँ से क्या लैंग्वेज अगर लिखवाने की शुरुआत करेंगे तो यही लिखाएंगे कंस्ट्रक्शन में कि एक हॉट रिजर्वोयर होता है। हॉट रिजर्वोयर हीट इंजन का वैसा जगह है जहां पर हीट जनरेट होता है, फायर कैच होता है फ्यूल में, और उससे जो हीट जनरेट होता है वो फिर आपका उसमें से कुछ हीट क्या होता है, वर्क डन में कन्वर्ट कर जाता है, कुछ हीट क्या होता है आपका एनवायरनमेंट में रिलीज कर जाता है। तो कंस्ट्रक्शन सिंपल यही है, बस इतना ही समझ लीजिए।
अब इस कंस्ट्रक्शन के बाद एक आता है इफिशिएंसी। इफिशिएंसी मतलब समझते हैं कि आप कितना अच्छा काम करके दिखाते हैं, इसी को इफिशिएंसी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इफिशिएंसी कहते हैं। इस बात को समझ लीजिए। तो इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन या किसी भी इंजन का जो इफिशिएंसी होता है वो क्या होता है? इफिशिएंसी में यही होता है कि आपको हम दिए कितना, आप काम कितना करके दिखाए। मतलब आज पढ़ाए हम 10 कंसेप्ट, याद किया आप 6 कंसेप्ट, तो इसका मतलब आपका इफिशिएंसी हो गया 60%। हम पढ़ाए 10 कंसेप्ट, आपको याद हो गया 7 कंसेप्ट, एकदम अच्छे समझ में आ गया, तो आपका इफिशिएंसी हो गया कितना? 70%। लेकिन एगो साइंटिस्ट था, बताएंगे आगे, उसने कहा कोई भी इंजन का एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता है। यानी आप कुछ भी कर लीजिए, जितना हम पढ़ाएंगे सब कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। लगता है कुछ गलत बोल दिए क्या? सही बोले है ना? कुछ भी Yes, sir. कीजिए 100% सर एफिशिएंसी आइडियल तो केस नहीं होगा। मानेंगे तो हो जाएगा। आइडियल केस नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर, है ना? नेचर में आइडियल कंडीशन कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कोई ना कोई अपोज सिस्टम होगा। हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आपका नेटवर्क गायब हो जाएगा। हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आपको क्लास में बैठे हैं, मम्मी का याद आ जाएगा, खाना का याद आ जाएगा, दोस्त का याद आ जाएगा। कुछ ना कुछ कंसेप्ट 2 घंटे में आपका लूज करेगा ही, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, है ना? इफिशिएंसी बढ़ाना है तो आप सोचिए कि आपको क्या करना पड़ेगा, है ना? तो इफिशिएंसी जहां भी आएगा वर्ड, तो इफिशिएंसी का मतलब एक ही चीज होता है। तो यहाँ लिखते हैं इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। इसको हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं? ईटा से। और ईटा का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? हीट टेकन। देखिए वायु, देखिए वर्क डन, ये है काम कितना किए, तो वर्क बाय हीट टेकन, कितना हीट लिए, हीट टेकन, यानी कि हीट कितना रिलीज हुआ किसमें, आपका हॉट रिजर्वोयर में, उसी का रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे? आपका इफिशिएंसी कहेंगे। सीधा सीधा फार्मूला आ गया। तो इफिशिएंसी का फार्मूला में कोई ज्यादा कष्ट नहीं है। तो इफिशिएंसी जो हो गया आपका, इस बात को अगर समझिएगा सिंपल वे में, तो वर्क जो हो गया आपका पता है कि क्या है, Q1 माइनस Q2 है। अब बाई क्या हो गया, हीट रिलीज हुआ था Q1 हो गया था, है ना? तो अब यहाँ से रेशियो लीजिएगा तो इफिशिएंसी बराबर हो जाएगा 1 माइनस Q2 बाई Q1, है ना? और आपको पता है कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, याद कर लीजिएगा। Q1 इज ग्रेटर देन आपका Q2 होगा हर हाल में। मतलब हीट रिलीज वाला ये सिस्टम, हॉट रिजर्वोयर वाला ये होगा आपका Q1, ठीक है? और आपको पता है कि हीट एनर्जी का जो फार्मूला होता है एनसीपी डेल्टी, एनसीवी डेल्टी, जो भी होता है वही होता है, यानी टेम्परेचर पर मेनली डिपेंड करता है। तो हीट एनर्जी जो होता है, जनरली हीट जो एनर्जी होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसलिए इफिशिएंसी का एक और फार्मूला होगा 1 माइनस T2 बटा T1, है ना? T2 बटा T1 याद कर लीजिए। 1 माइनस क्या होगा, T2 बटा T1। और ये भी बात आपको पता हो जाना चाहिए कि T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2 होगा। T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा आपका, T2 होगा। यानी कि आपको याद करना है कि इफिशिएंसी हर हाल में आपका 1 से ज्यादा नहीं होगा, 100% से ज्यादा नहीं होगा, और 100% भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपका लॉस करेगा ही एनवायरमेंट में, है ना, हीट एनर्जी। अब किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए हमको। अब किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तब पूछ लीजिए, क्योंकि मीटिंग भी शायद 1-2 मिनट में कटने वाला होगा। सर वैक्यूम में वैक्यूम में क्या, जो आपका रॉकेट क्रिएट वगैरह जाता है, रॉकेट वगैरह जाता है? नहीं, वो हीट वाला की पूरा कंजम्पशन हो। तो नहीं, तो ही वैक्यूम में तो देखिए इंजन काम करेगा, कहीं भी काम करे, तो उसके साथ जैसे मान लीजिए कि रॉकेट के साथ क्या होगा, तो आप चले जाइएगा बहुत ऊपर जैसे स्पेस में, तो वहां तो ऑक्सीजन नहीं है। तो रॉकेट जब जाता है ना, तो उसके साथ जो सिस्टम रहता है उसमें ऑक्सीजन पहले से मिलाया रहता है, नहीं तो कैसे बंद करें? बिना ऑक्सीजन का कोई चीज जलेगा ही नहीं, बस इतना ही सोच लीजिए, ऑक्सीजन सब में मिक्स रहेगा और आपका सभी जगह हीट रिलीज होगा, बस इतना ही समझिए, बिना हीट रिलीज का होगा ही नहीं। रॉकेट से देखते हैं कितना धुआं और हीट एकदम रेड रेड निकलते रहता है, उसका देखिएगा ओरिजिनल तो कितना फायर वो कैच करता है, मतलब साइलेंसर से सोचिए उतना एनर्जी वो बाहर निकालते रहता है।
तो सभी में आपका ये रूल लागू होगा, बस इतनी सोच लीजिए। अब आपको बाकी है जानते हैं क्या, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज पढ़ाना है अगले क्लास में, जिसको हम लोग कहते हैं हीट पंप कहते हैं। फिर आपको 2 साइंटिस्ट का स्टेटमेंट पढ़ाना है, यानी कि सेकंड लॉ, यानी अगले क्लास में थर्मोडायनेमिक्स आपका, पहले हम थ्योरी समाप्त कर देंगे। आज आपको हम क्वेश्चन भेज देते हैं, क्वेश्चन बना लीजिएगा, मीटिंग भी एंड होने वाला है, ठीक है। तो आज का क्लास ऐसे भी अब एंड कर देते हैं। किन्हीं को कुछ पूछना है क्या? बोलिए। सर हाँ बोलिए। पॉलीट्रोपिक में ग्राफ नहीं होता है? वही ग्राफ होगा, सब में हाइपरबोला होगा। ओह 1 से ज्यादा होगा ना वैल्यू तो हाइपरबोला ही होगा, जो एडियाबेटिक वाला हुआ था। ठीक है। और बोलिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं कोई तब? ठीक है, तो क्लास को अब एंड करते हैं, ठीक है।